हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सभी लोग इस सेशन से जल्दी जुड़ जाइएगा। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, कर है धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आप सभी लोग जानते हैं गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए पुरातात्विक स्थल हम लोग देख लेते हैं। तो धौलावीरा जो है आप सभी लोग देखें क्वेश्चन में, ये गुजरात में है और लूनी नदी के तट पर है। तो धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है, लूनी नदी के तट पर है। ये बात आप लोग को याद रखना है। और धौलावीरा जो है इसका जो है खोज यानी इसका खोज कब किया गया था? तो 1968 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो आप लोग बतलाइएगा, जगतपति जोशी के द्वारा। तो जगतपति जोशी के द्वारा जो है धौलावीरा स्थल का खोज किया गया था। कब? खोज या खुदाई हम लोग कह सकते हैं। तो खुदाई कब किया गया था? तो 1968 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा, धौलावीरा जो शहर है, धौलावीरा जो स्थल जो है ये जो है 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सिंधु सभ्यता स्थल है। तो ये आप लोग को एकदम याद रखना है, क्योंकि ये वीवीआई पॉइंट है। तो आप लोग ये इस पॉइंट को जो है नीचे वाले पॉइंट को याद रखिएगा। 2021 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सिंधु सभ्यता स्थल है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हड़प्पा का। तो हड़प्पा का हम लोग देखिएगा, तो हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के तट में पाकिस्तान में है। और ये इसका जो खुदाई हुआ था या खोज हुआ था 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तो आप लोग ये दो पॉइंट याद रखिएगा हड़प्पा स्थल के बारे में। हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है और 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी द्वारा इसका खुदाई किया गया था। तो ये इतना पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो हम लोग कहते हैं। तो मोहनजोदारो जो है ये पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो आप लोग को बतलाइएगा, सिंधु नदी के तट पर है और ये पाकिस्तान में है। और इसका खोज जो है, इसका जो उत्खनन जो किया गया है ये राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है कि मोहनजोदड़ो को जो है खोज जो है किसके द्वारा किया गया? तो राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद आप लोग देखिएगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर है। और जो है चनहुदड़ो जो है ये इनका खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये यजुमदार द्वारा किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है, यजुमदार द्वारा किया गया था। कब? तो 1934 ईस्वी में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद एक यहाँ पॉइंट याद रखिएगा लोथल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग याद रखिएगा लोथल के बारे में। लोथल जो है ये भोगवा नदी पर स्थित है और भोगवा नदी कहाँ है? गुजरात में। तो लोथल जो है भोगवा नदी गुजरात में स्थित है। और जो है 1954 ईस्वी में ये एस.आर. राव द्वारा इसका जो है उत्खनन किया गया था, यानी इसका खोज जो है एस.ए. राव द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, तो बनावली। बनावली जो है ये हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर है। तो हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर जो है ये बनावली स्थल है और इसका खोज जो है 1974 ईस्वी में R.S. विस्ट द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, तो कालीबंग। तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। और 1953 ईस्वी में जो है इसका खोज किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका खोजकर्ता जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जिसका जो खोजकर्ता है वो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। ये 2-3 को आप लोगों का खोजकर्ता याद रख लेना है नाम, और उसके बाद आप लोगों को किसी का नाम याद नहीं रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा रोपण। रोपण जो है ये पंजाब में है और सतलज नदी के तट पर है। तो रोपण आप लोग कहाँ बतलाइएगा? पंजाब में है और सतलज नदी के तट पर है। और इसका खोज जो है 1953 ईस्वी में किया गया था Y.D. शर्मा द्वारा। उसके बाद आप लोग देखिएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थल है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है और घग्गर नदी के तट पर है। तो राखीगढ़ी जो स्थल है हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है और ये सबसे बड़ा नगर है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राखीगढ़ी आप लोग को बतलाना है।
उसके बाद आप लोग देखिएगा तो सुरकोटादा, तो सुरकोटादा जो है सुरकोटादा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो सुरकोटादा जो है कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ये इसका खोज जो है 1964 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा किया गया था। तो ये इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ये स्थल से रिलेटेड जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों से रिलेटेड जो है इतना स्थल को याद रख लेते हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बनने वाला नहीं है स्थल से। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे डैश कहा जाता है। तो जिसे क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम उपदेश था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत पॉइंट देख लेते हैं। कर है धर्म चक्र प्रवर्तन, तो धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश आप लोग को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 5 जो है ब्राह्मणों द्वारा जो है जिसका नाम आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, तो इन्हीं के बीच जो है प्रथम उपदेश दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। ये प्रथम उपदेश से संबंधित पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। और ज्ञान की प्राप्ति आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो है ये पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो आप लोग बताइएगा जो चोल राजवंश है इसके अंतिम शासक तो ये हो जाएंगे राजेंद्र चोल तृतीय। तो राजेंद्र चोल तृतीय जो हो जाएंगे चोल वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे, जिनका कार्यकाल भी आप लोग याद रख सकते हैं 1246 ईस्वी से 1200 जो है 79 ईस्वी तक था इनका कार्यकाल। अगला पॉइंट देखिएगा, ये चोल वंश से संबंधित आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। तो चोल वंश जो है इनका कार्यकाल जो था, चोल वंश का जो कार्यकाल चला था ये 848 ईस्वी से 1279 ईस्वी के बीच चला था। और ये इसका स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नीचे लिखा गया है। तो सारे पॉइंट जो है आप लोग अपने से याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट जो है चोल वंश से रिलेटेड जितना भी पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो आप लोग बतलाइएगा, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय आप लोग को बतलाना है जो 26 जनवरी आता था उसको किस तिथि के रूप में जाना जाता था। तो आप सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था 26 जनवरी को, क्योंकि 1930 ईस्वी में जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रावी नदी के तट पर ये झंडा फहराया था। तो ये आप लोग को याद रखना है, पूर्ण स्वराज की संकल्प लिया गया था रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर। उसी को याद में जो है 26 जनवरी को जो है प्रत्येक साल जो है 1947 से पहले जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर संविधान दिवस देख सकते हैं, तो संविधान दिवस आप लोग को याद रखना है 26 नवंबर को प्रत्येक साल जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्योंकि जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान को जो है ग्रहण किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं। तो आप लोग बतलाइएगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति आप सभी लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होंगे, तो ये उपराष्ट्रपति होंगे। तो ये आप लोग को याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल आप लोग को याद रखना है, आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक जो है आर्टिकल जो है ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है। अगला पॉइंट देखिएगा, तो राष्ट्रपति यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल जो है आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। तो ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। तो आर्टिकल आप लोग 52 याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पद का बारे में उल्लेख है। और आर्टिकल 53 आप लोग याद रखिएगा, संघ की कार्यकारी शक्ति या राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात लिखा गया है। और आर्टिकल 54 में देखिएगा तो निर्वाचन मंडल से संबंधित है। और आर्टिकल 55 ये चुनाव से रिलेटेड है। और आर्टिकल आप लोग 56 देखिएगा तो ये कार्यकाल से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 57 देखिएगा तो ये है पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड, यानी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड जो है आर्टिकल 57 आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 58 जो है ये राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में यहाँ पर जो लिखा गया है, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 60 के तहत जो है राष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं। और आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। ये सारे आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है, तो राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल जो है आप लोग अपने से याद रखिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ 1 मिनट में आप लोग को बतला दूँ। चलिए मैं बतलाता हूँ। आर्टिकल 153 जो है राज्य का राज्यपाल होगा, ये
आर्टिकल 153 में कहा गया है, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है, 153 में। आर्टिकल 154 में देखिएगा तो कार्यकारी शक्तियाँ जो है राज्यपाल में निहित होगी, जैसे राष्ट्रपति में निहित होती है। उसी प्रकार अगला देखिएगा आर्टिकल 155 है, यहाँ पर नियुक्ति से रिलेटेड है, और आर्टिकल 156 जो है ये कार्यकाल से संबंधित है, और आर्टिकल 157 ये योग्यता से संबंधित है, और आर्टिकल 159 जो है ये शपथ है दिलाते हैं किसका, तो राज्यपाल का, शपथ से रिलेटेड है। और आर्टिकल 161 जो है ये क्षमादान की शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है, सारे आर्टिकल जो है ये मेन आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल को जो है आप लोग अपने शॉर्ट नोट जहाँ बना रहे हो वहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा। तो आर्टिकल 63 जो है ये कहता है जो है आर्टिकल 63 के तहत जो है ये कहता है कि एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, यानी ऑप्शन ये आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 63 जो है ये कहता है कि उपराष्ट्रपति होंगे एक भारत का। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 64 आर्टिकल जो है 66 ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रख लेना है। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। पर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी, तो इसका स्थापना जो है 1952 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कब किया गया था, तो 9 अगस्त 1992 ईस्वी को 52 ईस्वी को किया गया था। तो 9 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका जो है गठन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है दुर्बलता मंडल डैश का एक भाग है, तो ये भू प्रभाव का एक भाग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट जो है ये आप लोग याद रखना है तो रख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो आप लोग बताइएगा इसमें से जो कौन है घास का मैदान नहीं है। तो देखिए सवाना जो है ये पूर्वी अफ्रीका का है, पूर्वी अफ्रीका का जो है यानी ईस्ट अफ्रीका का ये घास का मैदान है। और प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका के जो है घास के मैदान है। और जो है अस्टेपी जो है ये मध्य एशिया के घास के मैदान है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जबकि फेन जो है ये किसी भी घास के मैदान नहीं है, यानी किसी भी देश के घास के मैदान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट देख लेते हैं। तो ये सारे आप लोग को दिया गया है घास के मैदान से रिलेटेड कौन कौन से देश जो है कौन कौन से देश में कौन घास के नाम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रख लेना है। ये जितना पॉइंट लिखा गया है सारे पॉइंट को आप लोग एक जो है शॉर्ट नोट बनाइए और वहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में जितना मैंने क्वेश्चन कराया हूँ आई होप कि सभी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं फिर से बताता हूँ, जो है एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी ग्रुप डी के कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो ये सेशन उनके लिए है। और जो नया स्टूडेंट है उनके लिए एक बात सुन लीजिएगा, आप लोग के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 देखना जरूरी है। तो आप लोग जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।